क्लास 9 पॉलिटी अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार भूमिका। पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं दो का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। इनकी मौजूदगी में भी सरकार ने लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार पर ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं। इससे हम इस चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। पिछले अध्याय की तरह पहले सामान्य बातों और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों की कैसी भूमिका हो सकती है और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। अधिकारों के बिना जीवन। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों में के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? प्रिय श्री टोनी ब्लेयर, सबसे पहले तो यही कि आप कैसे हैं। मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतज़ार करता रहा पर आपका जवाब नहीं आया। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे पिता जेल में क्यों बंद है? वे दूर दराज के गुआंतानामो में क्यों रखे गए हैं? मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है। मैं अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा है। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि वह बहुत अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर के साथ बात करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं, पर मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। धन्यवाद। अनस जमील अल बन्ना, उम्र 9 साल। अध्याय 1 लोकतंत्र की परिभाषा में। अध्याय 2 हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है जैसे है। क्यों? अध्याय 3 भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को और का अधिकार प्राप्त है। अध्याय 4 अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है। आइए 3 उदाहरणों से बात शुरू करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होता। गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों में इनका संबंध है। आनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से है जिन्होंने केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया है।
अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनके मिलने का इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। न तो किसी को भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठा की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से इस बात की भी पुष्टि हुई है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इस अपील को मानने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देश के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। शाह ही विधायक और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करता है। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। लोगों को राजनैतिक दल या संगठन नहीं बना सकते लोग। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकते। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी है। मर्दों को जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। कोसोवो में जातीय नरसंहार। आप यह सोच सकते हैं कि चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती है और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। अगर आप सर्ब होते तो कोसोवो में मिलोसेविक ने जो कुछ किया, क्या उसका समर्थन करते? सर्ब लोगों का प्रभुत्व कायम करने की उनकी योजना क्या सर्ब लोगों के वास्तव में हित में थी? कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 500 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने
इजेद की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी उंगली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वो बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न मकान था, न पति और न शरीर पर पहनने के कपड़े के अलावा और कोई चीज नहीं। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर यह कम्र थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। खुद करे खुद सीखे। यूक्रेन में अनस जमील को एक पत्र लिखे जिसमें टोनी ब्लेयर को उनके लिखे पत्र को पढ़ने के बाद प्रतिक्रियाओं का वर्णन करें। कोसोवो के बतीसा की तरफ से एक महिला को पत्र लिखे जिसने भारत में इसी तरह की स्थिति का सामना किया था। सऊदी अरब की महिलाओं को इस तरह से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम एक ज्ञापन लिखिए। अधिकार विहीन जीवन के इन तीनों मामलों में मिलते जुलते उदाहरण भारत से भी दे। ये उदाहरण निम्नलिखित में हो सकते हैं: पुलिस हिरासत में हिंसा की अखबारी खबरें, भूख हड़ताल पर जाने वाले कैदियों को जबरदस्ती खाना खिलाने की अखबारी रिपोर्ट, हमारे देश के किसी हिस्से में जातीय हिंसा, महिलाओं के साथ गैर बराबरी वाले व्यवहार की खबरें। फिर इन मामलों और भारतीय मामलों के बीच समानता और अंतरों की सूची बनाई। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक मामले के लिए आप ठीक उसी तरह का भारतीय उदाहरण दे। लोकतंत्र में अधिकार, हमने पहले ही जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआंतनामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों को, कोसोवो के अल्बानिया लोगों और भारत में 1984 तक 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करेंगे? शायद आप ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उसके सम्मान, ख्याल और समान अवसर जरूर हो। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए और किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपने पक्ष रखने का, अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही न रहे, उस पर अमल भी हो और जो लोग ऐसे न करें उनको सज़ा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमज़ोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर, भय के और अपमानजनक व्यवहार से बच कर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसा व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिसमें हमें कोई नुकसान न हो, कोई कष्ट न हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से किसी भी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकतर तभी संभव है जब आपको अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाए और आपके अधिकार को कुछ न हो। यूगोस्लाविया के सर्वे लोग पूरे देश को सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे,
सो हम जो दावा करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार या इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावा कर सकते हैं, सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इससे उसे पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए, जिसमें हम कह सकते हैं कि हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही चीज़ है, क्या गलत। समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार न होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उसको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू कर दे। चुनी हुई सरकारों द्वारा अपने नागरिक के अधिकारों की रक्षा न करने या इन अधिकारों पर हमला करने के उदाहरण कौन से हैं? सरकार ऐसा क्यों करती है? जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते तो इसका उल्लंघन करते हैं तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें 3 बुनियादी चीज़ें हमेशा 3 होनी ही चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करे। अधिकार स्थितियों में के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसा है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ जाए, लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा न करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज होते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी यह अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इस वायदे को व्यवहारिक रूप से देते हैं कि ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर नज़र डालें। समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे
जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही तरह का कानून होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत उनको निर्दोष घोषित किया, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति में संविधान के समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती है, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद की नियुक्तियां या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तरह कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है कि हर किसी को उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने या समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों की विशेष अवसर देना जरूरी होता है। मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हर आदमी जानता है कि अमीर आदमी मुकदमे के समय अच्छे वकीलों की मदद ले सकता है। फिर कानून के समक्ष समानता की बात का क्या महत्व रह जाता है? आरक्षण यही करता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए संविधान स्पष्ट छुआछूत के अनेक रूप। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेख माला लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरी बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घरों से पानी पीना होता है। दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। दलितों को सार्वजनिक हैंड पंप से पानी नहीं लेने दिया जाता था। उन्हें पानी भर लेने के बाद हैंड पंप को धो दिया जाता है। ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं। क्या आप अपने इलाके में कुछ ऐसे ही उदाहरण सोच सकते हैं? खुद करें, खुद सीखें। किसी भी स्कूल के खेल के मैदान या किसी स्टेडियम में जाकर 400 मीटर दौड़ वाली पट्टी को गौर से देखिए। वहां बाहरी लेन में दौड़ने वाले खिलाड़ियों को अंदर लेने वाले खिलाड़ियों के आगे के स्थान से दौड़ शुरू करने क्यों नहीं दिया जाता? अगर सभी दौड़ने वाले एक ही लाइन पर से
दौड़ प्रारंभ करें तो क्या होगा? इन दोनों की स्थिति में कौन सी स्थिति दौड़ के मुकाबले को समान बनाती है? नौकरियों में प्रतिद्वंदिता के मामले में भी इसी चीज़ को लागू कीजिए। किसी भी सार्वजनिक इमारत को गौर से देखिए, क्या वहाँ विकलांगों के आने जाने के लिए अलग से विशेष व्यवस्था है? विकलांग लोग उस जगह का उपयोग किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही कर सकें, इसका कोई और विशेष इंतजाम वहाँ है? ज़्यादा खर्च होने पर भी क्या विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए? क्या ये विशेष इंतजाम समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं? इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान के छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। संविधान स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न होना, न सरकार का न व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें आदेश न दे कि इसे ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने, धंधा चुनने और पेशा करने की स्वतंत्रता। याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वह सब करने के लिए आज़ाद है जिससे दूसरों को परेशानी न हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसका कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रता को कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचार और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय में दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हो, तब आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्त या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना क्या गलत और क्या संकीर्ण विचारों का प्रचार करने वालों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्या उन्हें लोगों को भ्रमित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? करने की स्वतंत्रता है। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर, अखबारों को, पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं। पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातों को प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने
के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक व्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसा किसी कारखाना में मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकता है, किसी शहर में कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम में कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उसे इस शहर को भी देखा भी न हो, यहाँ उसका कोई संपर्क भी न हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसा स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें, या वह महिलाओं से भी नहीं कहा जा सकता कि वो फलां काम करे के उनके लिए नहीं है। पिछड़ी और कमज़ोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहें। हमारी मांगें पूरी करो। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा न सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर भी सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर ऐसा करते हैं तब भी उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्तियों को वकील से विचार विमर्श करने के, अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। आइए एक बार फिर से गुआंतानामो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों में ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रता में सबसे बुनियादी दो चीज़ों जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। क्या ये उदाहरण स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के है? अगर हाँ, तो प्रत्येक में संविधान के कौन सा प्रावधान का उल्लंघन हुआ? भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज को इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति अनादर का भाव दिखाया गया और इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। हर फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व भारत सरकार सेंसर बोर्ड से प्रमाण लेना होता है, पर वही कहानी अगर किताब या पत्रिका में छपे तो उस पर ऐसी पाबंदी नहीं है। सरकार इस बात पर विचार करती है कि कुछ खास औद्योगिक क्षेत्रों या अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में काम करने वालों को यूनियन बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा। नगर प्रशासन ने माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनज़र शहर में रात 10 बजे के बाद सार्वजनिक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? शोषण के खिलाफ अधिकार। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिकों को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमज़ोर वर्गों का शोषण न हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है, इन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया है। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधों का शिकार महिलाएं होती है जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का अधिकार निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिकों के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूरों को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे
खतरनाक कामों में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के अनेक कानून बनाए गए हैं। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने की कानून शामिल है। खुद करे और सीखे। क्या आप अपने प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी का पता है? अगर नहीं तो क्या आप यह पता कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले में अलग अलग काम करने वालों की बात करके यह जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उनको न्यूनतम मजदूरी मिल रही है। उनसे पूछिए कि क्या उनको न्यूनतम मजदूरी का पता है। उनसे यह भी पूछिए कि उसी काम के लिए क्या मर्द और औरतों को समान मजदूरी मिलती है। इन खबरों के आधार पर संपादक के नाम एक पत्र या शोषण के खिलाफ अधिकार के उल्लंघन की बात उजागर करते हुए अदालत के लिए अर्जी लिखिए। मद्रास हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई। अर्जी दायर करने वाले ने कहा कि सालेम जिले के गांवों से 7 से 12 वर्ष की उम्र के अनेक बच्चों को ले जाकर केरल के त्रिचूर जिले के ओलूर में बेचा गया। आवेदनकर्ता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार को इस मामले से जुड़ी तथ्यों की जांच करने का आदेश दे। मार्च 25 कर्नाटक के होम पेंट मांडूर और इकाल इलाके में लौह अयस्क खदानों में 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है। बच्चों ने खुदाई, अयस्क तोड़ने, लादने, गिराने, ढुलाई और कटाई का काम लिया जा रहा है। उनको न तो सुरक्षा के लिए उपकरण दिए जाते हैं और न तय मजदूरी और न उनके कामों का समय तय है। वे बहुत ही जहरीले कचरे को ढोते हैं और खदान की धूल जो मानक स्तर से काफ़ी अधिक है भी उनके आँख, नाक, कान में जाती है। इस इलाके में स्कूल की पढ़ाई के बीच में छोड़ने की दर काफ़ी ऊंची है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने का क्रम बढ़ता जा रहा है और ज़्यादातर बच्चियों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि पहले जहां प्रति 1000 कामगारों में बच्चियों की संख्या 34 थी, अब वह 41 हो गई है। लड़कों की संख्या का अनुपात 31 बना हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकसे हैं। उन्होंने इस स्वतंत्रता से स्पष्ट रूप से दर्ज कराया है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच में के मामले को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लाचार करके उसे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का यह भी अर्थ नहीं है किसी व्यक्ति को मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसा कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मायने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसे शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है, उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने
या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी किस्म की धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान का संचालन किसी निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए कोई ऐसी गारंटी क्यों नहीं है। इसका सीधा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत देती है। अल्पसंख्यकों को भी भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभावों में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की स्पष्ट करता है। संविधान लोगों के धर्म नहीं तय करता, पर लोगों को अपने धार्मिक कामकाज करने का अधिकार इसे क्यों देना पड़ा। नागरिकों में विशिष्ट भाषा और संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में किसी नागरिकों को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ है राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में वह अल्पसंख्यक है। पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में वे अल्पसंख्यक है। हमें यह अधिकार कैसे मिल सकते हैं? यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह है, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं है अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला न हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने के अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू करने के उपाय है। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही न कर रही हो, पर जब इसमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों का तथा फैसलों के ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका क्या अपने मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने से राष्ट्रपति को रोक सकते हैं? कि अधिकार के किसी भी फैसले का काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो, उसे कमी हो, तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उसकी नीतियों और फैसलों को, या राष्ट्रीयकृत बैंकों या बिजली बोर्ड जैसे उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों का निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामलों में दखल दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वाले को हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। अध्याय 4 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी है वो करने में सक्षम है। इन खबरों को पढ़िए और प्रत्येक में जिस अधिकार का चर्चा उसकी पहचान कीजिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आपात बैठक में हरियाणा के सिख धार्मिक
स्थलों में प्रबंधन के लिए अलग संगठन बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार को यह चेतावनी दी गई कि सिख समुदाय अपने धार्मिक मामलों में किसी भी किस्म की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। जून 2005। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने के केंद्रीय कानून को रद्द कर दिया और मेडिकल स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में सीटों के आरक्षण के गैर कानूनी करार दिया। जनवरी 2005। राजस्थान सरकार ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने का फैसला किया। ईसाई नेताओं का कहना है कि इस विधेयक से अल्पसंख्यकों में डर और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। मार्च 2005। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले में जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। क्या आपके राज्य में मानव अधिकार आयोग है? इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। इस अध्याय में आए मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों या आपको ज्ञात किसी भी ऐसे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक आवेदन लिखें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। विविध क्षेत्रों में हो रहे मानव अधिकार उल्लंघन ने कई मामलों में संपूर्ण भारत में जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस मामलों में गंभीरता से नहीं लेने और उसे दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानव अधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया स्वतंत्र आयोग न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर से परसेना निवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व बोझ नहीं होता। सो यह पीड़ितों को उनके मानव अधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। इसमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई संधियों और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, यह जिम्मेदारी अदालतों की है। आयोग का काम मानव अधिकार के उल्लंघन किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यह उन मामलों को भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या इन्हें रोकने के सरकारी अधिकारों या उपेक्षा बरतने का आरोप हो। यह देश में मानव अधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का भी काम करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है और यह पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार किसी भी अदालत की तरह यह चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेज कर बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज को मांग सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकार के उल्लंघन मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। आयोग के पास अर्जी भेजने की फीस है, न फॉर्म है न कोई तय तरीका। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसी तरह के सभी 28 राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग। अधिक जानकारी के लिए इस साइट पे जाएं। अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय में की शुरुआत में अधिकारों के महत्व पर
चर्चा से की थी। इस अध्याय में ज़्यादातर हिस्सों में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है, उन्हीं से निकली है। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाले कानून को भी पास कर दिया है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों के तहत ही है। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मंगाने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को न्याय विस्तार देते हुए भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनावों में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानव अधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दे। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। समाज के विस्तार या नए संविधान के निर्माणों के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले। इनमें से कुछ इस प्रकार है। निजता का अधिकार, इसके कारण नागरिकों अपने घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती है, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते हैं, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता है। पर्यावरण का अधिकार, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार है जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशलक्षेम के प्रतिकूल न हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार है। निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हैं। इसने अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानव अधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानव अधिकार के रूप में देखते हैं। इसमें शामिल है काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने, अपने जीविका का उपार्जन करने का अवसर, काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवारों के सम्मानजनक जीवन स्तर लायक उचित मजदूरी का अधिकार, समुचित जीवन जीने का अधिकार, पर्याप्त भोजन, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है। सामान्य सुरक्षा और बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं को खास ख्याल और महामारियों से रोकथाम, शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तक समान पहुंच। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? नियमों और सिद्धांतों को कायम करने
का व्यक्ति समूह, देश का वायदा, ऐसा बयान, संधि पर दस्तखत करने वालों को इसे पालन करने की कानूनी बाध्यता होती है। प्रतिज्ञा पत्र। दावा। सभी नागरिकों, समाज, सरकार के किसी नागरिक, कानून या नैतिक अधिकारों की मांग। दलित। ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग वैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जातीय समूह। मानव जाति का एक समूह जिनमें लोग अपने आपस में एक मूल या समन्वय वंश के हो। एक जातीय समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। सम्मान। अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो, सम्मान कहलाता है। अवैध व्यापार। अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री। रीट क्या होता है? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। मानव अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह संगठन दुनिया भर में मानव अधिकार के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है।